नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और वर्ल्ड मार्केट से आज क्यूज देखेंगे तो थोड़े कमजोर हैं। थोड़े कमजोर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि यूएस मार्केट्स में फैक्टर इन कर रहे थे। कल की जो छुट्टी थी उसके बाद जब खुले तो 1% के आसपास से गिरावट होगी। आज एशियन मार्केट्स ये आज नेगेटिव प्ले हो रहा है और चिंता का विषय है। फिर से नॉर्थ कोरिया केंद्र बिंदु है क्योंकि साउथ कोरिया की तरफ से फिर से स्टेटमेंट्स आ गए कि हो सकता है कि आने वाले समय के लिए भी न्यूक्लियर टेस्ट जो है नॉर्थ कोरिया करता रहे। तो ये एक दिक्कत पैदा कर रहा है वर्ल्ड मार्केट्स के लिए और इसी के चलते आप देखेंगे तो तमाम एशियन प्ले जो है वो नेगेटिव हो गया है। बिल्कुल खैर, चिंता की बात तो है ही। लगातार हम ये एनालिस्ट से और अलग अलग एक्सपर्ट से समझ रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की दिक्कत कितनी बड़ी है। सभी ने ये कहा वॉर नहीं होगा, लेकिन सभी ने ये भी कहा कि चिंता है और कुछ भी मिसाइल अटैक, टेस्ट, ये सब चीज़ें आपके आप होते हुए दिखेंगे। एसजेएक्स निफ्टी एक बार शुरुआत में देखते हैं सबसे पहले वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 घंटे के अंदर उतार चढ़ाव बहुत तेज है इसमें। अब आड़ती संघों के नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 9937 का लेवल इस समय एसजेएक्स निफ्टी पर है। एक बार एशियन मार्केट्स भी आप दिखाइए कि इस समय ज़्यादातर गिरावट बढ़ी तो नहीं, ज़्यादातर बाजार में गिरावट बढ़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ उतनी ज़रूर है। 10 की 10 मार्केट चल रहे हैं। जैसे कि जापान का बाजार अभी भी करीब 0.25% नीचे है। शंघाई भी करीब आधे % के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और जो मार्केट्स हैं उनमें भी प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। असल में प्रॉब्लम शुरू हुई है यूएस से, क्योंकि यूएस सोमवार की छुट्टी के कारण बंद था, लेबर डे था वहां पे, और जब वो बाजार खुला तो उसने इसको डिस्काउंट करना था। डिस्काउंट करना ठीक है, लेकिन ये वायरस की तरह दूसरी जगह पर फैल जाना ये गलत है। ये बाजार के लिए कम से कम ठीक नहीं, इसलिए कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर आज ध्यान रख के आपको काम करना होगा। हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी निकाले हैं आपके लिए। एक बार आप आउटलुक के तौर पर वो लेवल्स देख लीजिए कैसे हमको ट्रेड करना है। आज का आउटलुक ये कहता है कि 9900 मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट है, ये आज नहीं टूटना चाहिए। बाजार रुक जाएगा इस पे। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेतों पर नजर रखें। कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो मार्केट के अंदर रिएक्शन मिलेगा उसका। ये रिएक्शन ज्यादा डीप तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको परेशान कर सकता है, बाय और सेल दोनों को। बैंक निफ्टी 24,150 की अहम सपोर्ट को आज रिस्पेक्ट दे सकता है। परसों भी जब बाजार के अंदर कमजोरी थी तब भी नहीं टूटा था। विक्स में जब गिरावट ज्यादा आए तभी सौदों को रखें, नहीं तो कोशिश करें कि छोटे छोटे सौदे बनाएं, उसको इंट्राडे में ही निपटा लें। ज्यादातर सौदों को कैरी फॉरवर्ड करने से भी थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि अब बाजार बंद होने के बाद जो डेवलपमेंट होती है वो मुश्किल लेके आती हैं। फाइनेंस, सरकारी बैंक, मेटल, फार्मा, ये 4 सेगमेंट ऐसे होंगे जिस पे आप ज़्यादा ध्यान रखें। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछेगा कि इन 4 सेक्टर्स में से कोई अच्छे शेयर हैं, और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि बड़े सौदे भी बचे। और 9900 की कॉल पुट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो ठीक है। तो क्या कहें, सेक्टर चर्निंग हो सकती है, क्योंकि जो आपने बात की आईटी, फार्मा, वो नहीं चले कल के मार्केट पे। दिग्गज कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। और तेज क्या था? तेज था सीमेंट, फाइनेंस शेयर्स में पकड़ मजबूत थी। तो ये कुछ ऐसे डिफेंसिव प्ले होते हैं जो मार्केट पे निकल के आ सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। एक्चुअली इस समय डिफेंसिव का तो डेफिनेशन ही पूरी तरह से बदल चुकी है। जिनको हम डिफेंसिव टिपिकली फार्मा को बोलते थे, वो डिफेंसिव वाला रोल ही प्ले नहीं करते हैं। अब मार्केट के अंदर इस चीज को देखना होता है कि आप सेक्टर को साथ में उसके इन पर्टिकुलर शेयर्स कौन से स्ट्रॉन्ग है, किस में कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी पे कोई डैमेज नहीं है। तो ये चीज है जो हम एक्सपर्ट से हमको समझ में आ रही है। कुछ ऐसी कंपनीज पे ध्यान रखें जिनका नीश बिजनेस है, ऐसी कंपनीज पे जो कि अभी भी एक नए कारोबार की तरफ बढ़ रही है। तो ये सब चीजें मार्केट के अंदर अभी भी प्ले करेंगे। बड़ा सेलेक्टिव होने का बाजार है ये, आपको कोई ज्यादा बड़ा मूव शायद नहीं दे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश बंसल हैं मेरे साथ स्टूडियो में, जिनसे हम टेक्निकली पूछेंगे क्या करना है मार्केट के अंदर, और टीएस हरिहर भी मेरे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम फंडामेंटली ये समझेंगे कि बाजार के अंदर करना क्या है। हरी, शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मार्केट के अंदर ये हुआ यूएस के अंदर है, डिस्काउंट तो यूएस को करना था, लेकिन एशिया और इंडिया तक एसजेएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि सर आप ज्यादा तेजी से मत उड़िए, बाजार के अंदर कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन लंबा चलने वाला है अभी? देखिए, कहना मुश्किल है, पर मेरा मानना है कि फिलहाल जो मार्केट का एक अंडरटोन है, ये एक सेल ऑन राइजेस मार्केट की तरफ बन गया, क्योंकि जब तक ये नॉर्थ कोरिया का सिलसिला चलता रहेगा, आई वुड बिलीव दैट मार्केट में एक थोड़ा टेंशन, थोड़ा एक जियोपॉलिटिकल रिस्क बना रहेगा। तो जब भी कल भी हमने देखा था कि जब भी मार्केट एक बाउंस दे रहा था, इमीडिएटली आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर कमिंग इन। सी, मार्केट्स ओवरऑल पॉजिटिव है, मैं मानता हूं कि अभी पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी राइस में आपको डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन एटलीस्ट टिल द टाइम जब तक नॉर्थ कोरिया पे कोई क्लैरिटी नहीं आता। मेरे ख्याल से यही सिचुएशन रहेगा। राकेश, कैसे ट्रेड करना चाहिए? देखिए, अब दुविधा यह है कि अगर ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करें ना तो एक दिन तेजी, अगले दिन बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाती है, यानी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब निफ्टी पे ट्रेड कैसे किया जाए, आपके टारगेट्स के?
गुड मॉर्निंग रजत। इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसे में आपको ट्रेडिंग हल्की करनी चाहिए और काफी हल्के हाथ से ट्रेडिंग करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट अगर आप देखें तो काफी समय से एक रेंज में स्ट्रक हो रखा है और रजत अगर इस बार 9900 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे टूटते हैं तो एक शार्प डीप करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकती है। कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए, एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कॉनको जैसे कई स्टॉक्स ने एक अच्छी रिटर्न दी है। एल्स हल्के हाथ से ट्रेड करें, कॉशियस हों और अगर 9900 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देता है और ये लेवल्स टूटते हैं जैसे डिम्पी ने भी मेंशन करा, एक अच्छा सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और सेम बैंक निफ्टी में भी 24,100 एक अच्छा अहम सपोर्ट है, नहीं टूटना चाहिए। बट अगर टूटते हैं दोनों सपोर्ट तो काफी दिक्कत मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट्स में लेवल के हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बार ना आप ऑप्शंस का डाटा भी देखिए और साथ ही इंस्टीट्यूशनल एफआईज ने क्या काम किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एफआईज एक दूसरा पड़ाव है ग्लोबल मार्केट में इस न्यूज के बाद कि जो बाजार वेट एंड वॉच करके बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि पूरे अगस्त के अंदर 15,000 करोड़ की सेलिंग थी। अब एफआईज का जो कामकाज है फिर से सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन से बाजार में सेल ही हो रहा है मार्केट के अंदर और कल का आंकड़ा करीब 380 करोड़ का था। डीआईज उतरे ही क्वांटम या उससे ज्यादा भी बाय कर लेते हैं, लेकिन मार्केट को एफआईज का कन्विक्शन चाहिए जो एब्सेंट है। अब हमने सितंबर का आंकड़ा भी निकाल लिया। पिछले 3-4 दिन में आपके सितंबर में हुआ क्या, अब तक 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईज की तरफ से हो चुकी है इसी सितंबर के महीने की जो शुरुआत भर से हुई है, 1 सितंबर से लेकर टिल 5 सितंबर तक के बीच में डीआईज ने करीब 1156 करोड़ की खरीदारी की है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अब वो है ऑप्शंस का आंकड़ा। 10,000 की कॉल और 9900 की कॉल देखिए, कल दोनों के अंदर जब बाजार चल रहा था रजत, तो इन दोनों कॉल्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग थी, कन्विक्शन नहीं था। ये कन्विक्शन एफआईज के साथ भी होगा। एफआईज का आना, ग्लोबल संकेतों का शांत होना, यही 2 चीजें आप दे दीजिए। अर्निंग का सपोर्ट मार्केट के पास बहुत अच्छा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में मिले। कंजम्पशन, फेस्टिवल, बहुत कुछ है बाजार के पास चलाने के लिए, लेकिन ये दोनों चीजें बिल्कुल एब्सेंट है जो इंडिया के अपने हाथ में नहीं है। इसलिए जब आप एक काम कीजिएगा, आज अपने टर्मिनल पे ना 9900 की कॉल को और लगा लीजिएगा, 10,000 की कॉल को लगा लीजिएगा, एक विक्स भी लगा लीजिएगा, 3 चीजों को लगा लीजिए। विक्स टूटता रहेगा तो सौदों में रुक जाइएगा। 9900 की कॉल के अंदर अगर शॉर्ट कवरिंग या बाइंग आ जाएगी तो अब रखिएगा, नहीं तो बिल्कुल अपने सौदों को 1-1 घंटे में देखिए, जहां नुकसान हो रहा है, स्टॉप लॉस लग रहा है, लगा दीजिए, बाहर आ जाइए। नहीं तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव खबर आई तो फिर बाजार थोड़ा कमजोर हो सकता है यहां से वापस। और जो बार बार लेवल्स की बात कर रहे हैं ना, वो इस हफ्ते का ओपन है। अगर आप कोई भी निफ्टी या निफ्टी बैंक देखें, इस हफ्ते का ओपन देख लीजिए, उसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि बिकवाली और हावी हो जाए। लेकिन ऐसे में मिस्टर हरियर, कौन से सेक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे जहां पर पोटेंशियल है मार्केट्स पे किसी भी गिरावट में फिर से खरीदारी करने का, कौन से सेक्टर्स आपके रडार पर हैं अभी? नहीं, पहली बात तो यह है कि आई थिंक ये बहुत एग्रेसिवली खरीदने का वक्त नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमें एक क्लैरिटी के लिए वेट करना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क कैसे वर्कआउट होता है। 7 सितंबर को ईसीबी का मीट है और 20 सितंबर को फेड का मीट है, तो आई थिंक ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो क्यूज है। तो मैं मानता हूं कि सितंबर आपको एग्रेसिवली खरीदने का वक्त नहीं है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जब भी मार्केट कंसोलिडेट होकर एक लोअर लेवल पे मिलेगा तो my favorite would still be stocks like automobiles, banking. I don't think मैं जाके कोई IT या फार्मा स्टॉक्स इवन लोअर लेवल्स पे खरीदूंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। आप बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं। पहले कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जान लेते हैं, उसके बाद हम अलग अलग स्टॉक्स भी जानेंगे। मेरे साथ अंचल जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि माफ कीजिए, साक्षी हैं ये बताने के लिए कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। बताएं साक्षी आप। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही। आपको याद होगा कि कल भी हमने एक रिपोर्ट यहाँ पर बताई थी आपको, जहां पर 1800 के ऊपर के टारगेट्स रेकमेंड किए गए थे। आज एक पड़ाव और ऊपर हो गया है। अब सीएलएसए के रडार पर आ चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर वो बाय रेटिंग को बरकरार रखते हुए अब लक्ष्य यहां पर 1920 का दे दिया है। उनका मानना है जो इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस हैं इसमें अगर कमी होती है, जिसकी रिकमेंडेशंस ऑलरेडी पैनल में डिस्कशंस हो रहे हैं टीआरएआई के, तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। खासतौर पर जियो फोन का जो लॉन्च रहा है वो डेफिनेटली सबसे बड़ा ट्रिगर रहा है। अब जैसे जैसे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, यहां से और सेंटिमेंट पॉजिटिव होता जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जहां पर जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। यहां पर रेटिंग को अपग्रेड करके अब ओवरवेट रेटिंग दे दी है और लक्ष्य भी यहां पर ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। 875 से अब लक्ष्य बढ़ाकर 1100 का दे दिया है। बैंक की जो सब्सिडीरीज है वो ज्यादा ग्रोथ वाले कारोबार में है और इन सेगमेंट्स में है जहां से और पॉजिटिव ट्रिगर आगे जाते हुए जनरेट होता हुआ नजर आएगा। फार्मा स्पेस की अगर बात करें
तो सन फार्मा एक और बार ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर है, लेकिन अभी भी यहाँ पर वीकनेस का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। CLSA का मानना है कि उन्होंने सेल की रेटिंग को तो बरकरार रखा ही है, लक्ष्य यहाँ पर 370 का दिया है। 5% तक की जो एबिट मार्जिन है वहां पर चिंता का विषय है, ये एक्सक्लूडिंग टायरों की मार्जिन है। जो मुख्य प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के, वहां पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक और बड़ा कंसर्न इमर्ज हो रहा है। अब महानगर गैस की बात करते हैं। यहाँ पर IDFC ने रिपोर्ट जारी की है, अपग्रेड की है रेटिंग को, आउट परफॉर्म दे दिया है, लक्ष्य ऊपर की तरफ रिवाइज किए, 13% का अपसाइड यहाँ पर 1220 के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ में भी 4.7% तक की ग्रोथ यहाँ पर संभव है। आखिरी रिपोर्ट की अगर बात करें तो शंकरा बिल्डिंग एक रिपोर्ट होगी, जहां पर एडलवाइज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, इनफैक्ट कवरेज शुरू की है इसके साथ 1575 यानी कि मौजूदा भाव से 20% अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, सारी की सारी रिपोर्ट्स अहम है, खासकर शंकरा बिल्डकॉन वाली जो रिपोर्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हरी हमारे साथ है, साथ ही राकेश बंसल भी है, उनसे इन्हीं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे, स्टॉक्स इन न्यूज भी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। TS हरिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ सुनील जैन जी भी हमारे साथ अब जुड़े हैं। जानने की कोशिश करें कि मार्केट्स पे अगर आज गिरावट आती है तो पोटेंशियल कहां पर है, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको खरीद कर चल सकते हैं या फिर हायर लेवल्स पर बेचकर। सुनील जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। अभी हम ना सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक हो गए हैं और ये ऑयल एंड गैस स्पेस पे एकदम से रिपोर्ट्स पॉजिटिव आनी शुरू होगी इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउस की। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो लगातार रडार पर है ही, आज भी रिलायंस पे CLSA की रिपोर्ट है जिन्होंने इस पर बाय टारगेट दिया है 1920 का, और दूसरा महानगर गैस जिसमें IDFC की अपग्रेड किया, उन्होंने आउट परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर स्टॉक को। आप कैसे प्ले कर रहे हैं ऑयल एंड गैस स्पेस को? ओवरऑल आउटलुक रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है एक्स बोनस के लिए, तो लास्ट 2-3 दिन से वो भी डिमांड रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के लिए ऑलरेडी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द आउटलुक ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन स्ट्रांग है और पेटकेम मार्जिन भी सुधर रही है। प्लस जो जियो के लिए एक्सपेक्टेशंस है कि इंटरकनेक्टिविटी चार्जेस कम करेगी गवर्नमेंट, तो वो एक जियो के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। तो इन एग्रीगेट ओवरऑल पॉजिटिव है। नो डाउट स्टॉक काफ़ी रनअप कर चुका है, 1100 से अब 1600-1700 के बीच में आ गया है। तो कोई भी अच्छा यहाँ से कोई भी नॉर्मल करेक्शंस कोई मिलता है तो बाय करना चाहिए रादर देन ऊपर चढ़ के बाय करने से। ये राकेश, ये शंकरा बिल्डकॉन को लेकर ना काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया कि शेयर 20% ऊपर आ सकता है। जरा आप टेक्निकल भी चेक कीजिए, रिपोर्ट हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है बाय करना है, हम ये भी मान लेते हैं 1575 भी जाएगा, लेकिन क्या इतनी डेंसिटी इतनी मजबूती है कि हमको आज से बाय करना है या फिर मौका देख के बाय करें, किसी डिप में बाय करें? देखिए डिम्पी, टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, स्टॉक ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से फर्दर इजाफा जो है वो रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वैसे ना मेरे को बार बार एक क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो शेव की है ये नॉर्थ कोरिया की जब तक टेंशन रहेगी तब तक आप ये शेव नहीं करेंगे? नहीं, देखिए अब तो ना डिम्पी, मेरा ऐसा मानना है कि ये नॉर्थ कोरिया की टेंशन जल्दी खत्म हो जाएगी। तो दूसरा आप देखें, नहीं डिम्पी, दूसरा आप ये देखें कि जितने ट्रेडर इन्वेस्टर हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो शायद अपने देश के प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करते होंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और किम जोंग, उनका एक डमी अकाउंट खुला हुआ है, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है कि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास हैं। और मेरे को आज सबसे बड़ी जो हिम्मत मिली है आपके सुबह जो आपने बोला कि 1900 एक अच्छा सपोर्ट है, मैं डर रहा था शायद वो टूट ना जाए और आपने सुबह सुबह एक स्टेटमेंट दिया कि वो टूटेगा नहीं, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। और अगर ये 1900 के लेवल्स डिम्पी इंटैक्ट रहते हैं तो काफी बड़ी तेजी मार्केट में देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, वैसे हमने पूछा शेव के बारे में था, अब 99 लेवल के बारे में आ गए, लेकिन ये जवाब अभी भी बाकी है। आपके इस कार्यक्रम में जब भी आप मेरे को मौका आपको लगे आप बता दीजिएगा। अच्छा हरी, एक और चीज है, ये सन फार्मा सभी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन शेयर नहीं कह रहा कि मैं नीचे जाऊंगा, वो तो 500 भी आ गया। ये सन फार्मा का एक टिपिकल आप देखोगे तो एक पैटर्न रहता है। आई थिंक पहले वो 600 के आसपास मंडरा रहा था, फिर थोड़ा बाउंस हुआ, देन इट केम टू 500, फिर 500 से नीचे गया, अब 500 के आसपास है। सी मैं मानता हूं कि ये स्टॉक इवेंचुअली 410 420 के आसपास आ सकता है। आई थिंक दैट वुड बी अ फेयर वैल्यू, बिकॉज आप देखो ये कंपनी जो एक जमाने में 20-25% में ग्रो हो रहा था, आज वर्चुअली इट इज नॉट ग्रोइंग। इनफैक्ट जो सांघवी साहब ने आउटलुक दिया है, उन्होंने तो कहा कि अगला 3-4 क्वार्टर में विल हैव अ डीग्रोथ एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न। तो जब कंपनी ग्रोथ से डीग्रोथ में जाता है तो आई थिंक डाउनसाइड रिस्क बहुत ओपन हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं
कि दिस स्टॉक इज मच मोर डाउनसाइड्स। शायद 400 के आसपास आप एक और बार्गेन हंट ट्रेड कर सकते हैं, पर सी मेरा बेसिक एडवाइस तो ये है कि जहां तक हो सके फार्मा और आईटी से दूर रहिए। ठीक है, फार्मा में सन फार्मा को भी थोड़ा रुकना है, शंकरा बिल्ड को उनको बाय करना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय करके चलना है। अभी फिलहाल अभी तक का जो हमने 3-4 रिपोर्ट्स देखी उस पे बेसिस पर आपको ट्रेड भी पता लग गए। अब कुछ खबरों वाले शेयर्स भी देख लीजिए। सुमित मिर्जा जुड़ चुके हैं, उसके बाद इसके भी हम ट्रेडिंग कॉल्स में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे इसमें ट्रेड लेना है। पहले सुमित बताएं, खबरों वाले आज के शेयर कौन से हैं? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस पे आज आप नजर रख सकते हैं। कंपनी का QIP जो है वो लॉन्च हुआ है, 4500 करोड़ रुपए QIP लॉन्च किया है। 5% डिस्काउंट पे, यानी कि मौजूदा भाव से 5% डिस्काउंट पे QIP है, तो उसका इक्विटी डाइल्यूशन का इम्पैक्ट और क्योंकि 5% डिस्काउंट भी है तो उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, थोड़ा प्रेशर रहे बजाज फाइनेंस के ऊपर, आप नजर रखें। एक खबर इंडिगो और जेट एयरवेज से रिलेटेड है, दोनों ही आधार पे सिर्फ खबर है, अभी कोई कंफर्मेशन किसी कंपनी ने नहीं दिया, ना इंडिगो ने ना जेट एयरवेज ने। जेट एयरवेज में हिस्सा खरीद की खबरें हैं, खबरें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इंडिगो ओवरसीज एक्सपैंड करना चाहता है और एक्सपेंशन के लिए वो चाहते हैं कि रेडीमेड कोई उन्हें प्लेयर मिल जाए। तो अगर एयर इंडिया की बिड उनकी फेल होती है, वहां से कोई चीज मटेरियलाइज नहीं कर पाती है, तो शायद वो जेट के थ्रू स्टेक ले सकते हैं, जेट में स्टेक ले सकते हैं और उसके थ्रू इंटरनेशनल ऑपरेशन जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ खबरें हैं, दोनों ही जो कंपनियों ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, दैनिकों के हवाले से खबर है। इसके अलावा स्कॉट्स में आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कंपनी अपने जो 3 कॉन्सेप्ट हैं ट्रैक्टर डिवीजन के वो लॉन्च कर सकते हैं, तो आप नजर रखें स्कॉट्स के ऊपर। भारत फाइनेंशियल से जुड़ी हुई एक खबर आई है कि RBI ने FPIs और FIs निवेश सीमा जो है उसके ऊपर रोक लगा दी है। कुछ और नए FIs FPIs निवेश जो है वो अब कंपनी के अंदर नहीं हो सकते। थोड़ा प्रेशर आज भारत फाइनेंशियल में देखने को मिल सकता है। HCL टेक ने एक एक्विजिशन किया है, ETL फैक्ट्री का एक्विजिशन किया है, स्कॉटलैंड की कंपनी है, स्मॉल टिकट एक्विजिशन है। मैकडॉनल्ड से रिलेटेड खबर जिसकी अभी आप थोड़ी बार चर्चा कर भी रहे थे, 170 जो आउटलेट्स हैं वो बंद होंगे। अगर ये बंद होते हैं तो इसका इम्पैक्ट खासतौर से कंपनियां जिनके ऊपर होगा, उसमें CCD एक इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसके अलावा जुबिलेंट फूड के ऊपर आप नजर रखें, वेस्ट लाइफ डेवलपर्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है नॉर्दर्न मार्केट्स के लिए। तो हो सकता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड में इनको कुछ फायदा आता हुआ दिखाई पड़े, आप सभी कंपनियों में नजर रख सकते हैं। कुछ फंड एक्शन हुआ है, प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए हैं और अदानी में गिरवी रखे गए हैं शेयर। अदानी में क्रूशियल इसलिए कि शेयर में तेजी के बाद प्रमोटर ने शेयर गिरवी रखे हैं, तो हो सकता है नेगेटिव सेंटीमेंट आता हुआ दिखाई पड़े। जस्ट डायल में कल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, वो ब्लॉक डील HDFC म्यूचुअल फंड ने की है, करीब 32 लाख शेयर खरीदे हैं और करीब 5% हिस्सा ये इक्विटी का बैठता है। आज 2 IPO भी खुल रहे हैं, जिसमें एक डिक्सन टेक का IPO है जो कि आज से लेकर 8 तारीख तक खुला रहेगा। 1766 अपर प्राइस बैंड है, 600 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है और कंपनी LED कारोबार के अंदर, इसके अंदर मेजरली इसके फिलिप्स, सूर्य रोशनी ऐसे क्लाइंट्स भी हैं। वहीं दूसरा भारत रोड का IPO खुल रहा है जो कि श्रेय इंफ्रा की काम है, करीब 205 रुपए इसका अपर प्राइस बैंड है, 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ठीक है। और मेजरली ब्यूटी मैं भी आपसे कुछ IPO की डिटेल एक्सपर्ट से जानूंगा कि उनमें आज करना क्या, कि दोनों IPOs हैं आज। लेकिन जो सामने शेयर्स है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग आपने रखे हैं। एक तो जस्ट डायल, राकेश अगर आप जस्ट डायल को देखिए, कल एक ब्लॉक डील हुई थी, एक गिरावट आई, बाद में एक सडन मूव आया और देखिए लास्ट में एक गिरावट और बाद में मूव था। ये HDFC म्यूचुअल फंड ने कल 32 लाख शेयर ले लिए हैं। जस्ट डायल के पास बेस है 350-360 का, तो आज हम बाय करने के लिए उतर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने लिया है तो ठीक ही होगा सौदा। देखिए, ये बेस जो है डिम्पी, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो बेस 372 पे शिफ्ट होना चाहिए। 372 एक अहम सपोर्ट है। डिम्पी, मेरा कोई बाय कॉल नहीं है, अगर कोई इस खबर के चलते इसको खरीदना चाहता है तो एक स्टॉप लॉस, टेक्निकल स्टॉप लॉस 372 का बैठता है। राइट। इनफैक्ट ये जो बजाज फाइनेंस का QIP है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 5% डिस्काउंट पे QIP लेकर आ रहा है बजाज फाइनेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक होड़ सी लग गई है कंपनियों में। अगर पहले 8 महीने देखें तो 34,000 करोड़ के QIPs जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। और जो पिछली बार इनफैक्ट जो रिकॉर्ड था वो 2009 का था, 34,900 करोड़ के आसपास के, 34,600 माफ कीजिएगा, ये एक रिकॉर्ड था जो 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ऐसे में अब सुनील जी, ये जो QIP के जरिए यहाँ पर जो फंड रेजिंग हो रही है इंडिया में हायर लेवल्स पे, इसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली बजाज फाइनेंस पे आपकी राय? बजाज फाइनेंस कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किए जा रहा है। इसने पहले भी QIP किया था और बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ फिर वापस कैपिटल रेज कर रहा है। हमने देखा है कि जब भी QIP या ऐसे जोर से फंड रेजिंग आती है उस समय फिर स्टॉक थोड़ा एक रन के बाद में साइडवे हो जाता है।
बिकॉज इसका इम्पैक्ट इनके आरओई पे सामने दिखाई देता है। बट अगर ये ग्रोथ अपनी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाते हैं तो फिर अगेन वापस ये परफॉर्म करने लगता है। तो अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस अभी तक जो कंसिस्टेंटली ओवर 30-40% जो ग्रोथ आ रही है वो कोई रुक जाएगी। तो ओवरऑल आउटलुक अच्छा है, नो डाउट स्टॉक में रनअप काफ़ी आया हुआ है। तो कोई भी ये QIP के बाद में नॉर्मली हमने देखा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो अगर कोई अच्छा करेक्शंस आता है तो उस समय लेना चाहिए रादर देन ऊपर चढ़ के यहाँ। ठीक है। अच्छा हरी, एक और चीज़ बताइए, एस्कॉर्ट्स आपको महंगा तो नहीं लग रहा? क्योंकि आज इनके कंसेप्ट ट्रैक्टर की लॉन्चिंग है, ये 11:30 बजे के आसपास की कॉन्फ्रेंस होगी। नहीं, फ्रैंकली मुझे तो काफ़ी रिचली वैल्यूड लग रहा है। और मैं पिछले आई थिंक कुछ महीनों से कह रहा हूँ कि 500 के ऊपर जब ये स्टॉक गया तब से मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक थोड़ा रिचली वैल्यूड लग रहा है। देखिए ये स्टॉक आप पिछले 2 साल में देखोगे एक बहुत ही बढ़िया रन रहा है। आई थिंक 60 या 65 रुपए से शुरू हुआ है और 600 तक भाग चुका है। तो जो भी हमारे शॉर्ट टर्म ग्रोथ ट्रिगर से मेरे ख्याल से लगभग फैक्टर हो चुके हैं। तो आने वाले मैं 3-4 क्वार्टर्स देखूंगा। बट ऑनेस्टली इफ आई एम लॉन्ग ऑन एस्कॉर्ट्स, मैं तो एक बार बाहर निकल के प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। ठीक है, प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे। तो हरी एक और चीज बताइए, जेपी इंफ्रा केस को लेकर ना एक नया मोड़ सा आ गया है। मोड़ तो खैर क्या, लेकिन IDBI बैंक की तरफ से वापस एक अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कहा गया है कि आप इनको ना स्टे मत दीजिए, इनकी इंसॉल्वेंसी होने दीजिए, बैंकों का पैसा फंस गया है। क्योंकि NCLT पे मामले पे रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई वापस करेगा, जो IDBI ने एप्लीकेशन दर्ज की है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये पेचीदा तो हो जाएगा, ठीक है, IDBI की सुनवाई होगी। IDBI पे कुछ पॉजिटिव असर आएगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। सी ऑलरेडी IDBI के पास लगभग 22 या 23% का ग्रॉस NPS है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टे आएगा तो फिर कंपनी में कितना खास फर्क पड़ सकता है। देखिए जैसे ही कंपनियां दे गेट रेफर्ड टू NCLT, इनको 50% अपना लोन को राइट ऑफ बुक्स में करना पड़ता है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग IDBI विल हैव टू डू एट सम पॉइंट और इसमें कोई चारा नहीं है। तो मुझे तो कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिख रहा है IDBI बैंक पे। चलिए, लेकिन अब जब ब्रेक से लौटेंगे तो काउंटर स्पेसिफिक हो जाएंगे, यानी कि आज के दिन की रणनीति कैसे बनाएं, ट्रेड कैसे किया जाए, जहां पर पैसा कमाने के चांसेस आपके पास स्ट्रांग होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।